प्यारे बच्चों, मैं आपका अंसारी सर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द अंसारी लर्निंग हब में स्वागत करता हूं। आज हम बिहार बोर्ड की बीटीसी पुस्तक की 9वीं क्लास की संख्याओं के परिचय के बारे में देखेंगे। आज हम संख्या के बारे में जानेंगे, तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे संख्या क्या होता है। संख्या वह गणितीय निरूपण या वस्तु होता है जिसका उपयोग गिनने, मापने या लेबलिंग अर्थात नामकरण में किया जाता है। उदाहरण स्वरूप 3 सेब, 5 मीटर कपड़ा, मकान नंबर 101 इत्यादि। अब आगे चलते हम संख्या के प्रकार के बारे में जानते हैं। संख्या वास्तव में 2 प्रकार की होती है। पहली वास्तविक संख्या एवं दूसरी काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या के बारे में अब हम जानते हैं। वास्तविक संख्या वैसी संख्या होती है जिसे हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। वास्तविक संख्या वैसी संख्या होती है जिसे हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। संख्या रेखा पर क्या कर सकते हैं? दर्शा सकते हैं। जबकि काल्पनिक संख्या को संख्या रेखा पर नहीं दर्शाया जा सकता है। फिर से हम देखते हैं वास्तविक संख्या क्या होती है। वैसी संख्या जिसे हम संख्या रेखा पर क्या करते हैं? दर्शा सकते हैं, वास्तविक संख्या कहलाती है। परंतु वैसी संख्या जिसे हम संख्या रेखा पर नहीं दर्शा सकते काल्पनिक संख्या कहलाती है। काल्पनिक संख्या को आयोटा के द्वारा सूचित किया जाता है। आयोटा बराबर होता है √(-1). हम इस प्रकार काल्पनिक संख्या को एक और रूप से परिभाषित कर सकते हैं। काल्पनिक संख्या वह संख्या होती है जो किसी वास्तविक संख्या का वर्ग करने पर ऋणात्मक परिणाम देती है, जैसे √4। अब हम इसे लिख सकते हैं √4 इंटू √1। √4 का वर्ग कितना हो जाएगा? 2, जबकि -1 का मान होता है आयोटा, तो 2 इंटू आयोटा। इस प्रकार हमारा क्या वैल्यू हो गया? 2 आयोटा। अर्थात हम काल्पनिक संख्या को किस संख्या से सूचित करते हैं? आयोटा के द्वारा करते हैं। इसके बारे में विस्तृत रूप से आपको 11th क्लास और 12th क्लास में जब आप साइंस लेकर पढ़ेंगे तो आपको जानकारी मिलेगी। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। वास्तविक संख्या के प्रकार के बारे में जानते हैं। वास्तविक संख्या के प्रकार के बारे में जानते हैं। वास्तविक संख्या के मुख्य रूप से 2 प्रकार होते हैं, एक परिमेय संख्या और दूसरा अपरिमेय संख्या। अब हम जानते हैं कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। वह संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां p और q एक पूर्णांक संख्या हो तथा q कभी भी 0 के बराबर न हो। क्या कहता है परिमेय संख्या? वैसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q क्या रहेगा? एक पूर्णांक संख्या होगा, परंतु q का मान यानी कि आपका जो हर है कभी भी 0 नहीं हो सकता है। क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या कहलाएगा। उदाहरण के रूप में 2, 3/4, 0। अब ध्यान रखेंगे 0 क्या है? 0 एक परिमेय संख्या होती है। 0 एक परिमेय संख्या होती है। उसके बाद 1/3 जिसका वैल्यू होगा 0.333 अनवरत चलती रहेगी। ये सारी संख्या क्या कहलाएगी? परिमेय संख्या कहलाएगी। परिमेय संख्या के बारे में आपको एक नोट है। परिमेय संख्या का दशमलव विस्तार या तो समाप्त या शांत होता है या फिर आवर्ती अर्थात रिपीटिंग होता है। जैसे अगर हम किसी संख्या को भाग दें तो या तो पूरा कट जाएगा या फिर एक ही संख्या बार बार रिपीट होगा। तो ये सारी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। नेक्स्ट है हमारा अपरिमेय संख्या। आइए अब हम अपरिमेय संख्या को जानते हैं। अपरिमेय संख्या वैसी संख्या होती है जिसे हम p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे भी p और q क्या रहेंगी? पूर्णांक संख्या ही रहेंगी। p और q क्या रहेंगी? पूर्णांक संख्या रहेंगी। ठीक है, p और q हमारी पूर्णांक संख्या रहेंगी तथा q कभी भी 0 के बराबर नहीं होगी, जैसे √3, √2, √5 इत्यादि। इसमें भी एक नोट है, नोट पे खास करके आप ध्यान देंगे। वीडियो को जहाँ पे समझ में ना आए तो आप वीडियो को पॉज करके या दोबारा उसे बैक करके देख लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। अपरिमेय संख्या का दशमलव विस्तार अनावर्ती अथवा असमाप्त होती है। अनावर्ती अथवा असमाप्त अर्थात नॉन टर्मिनेटिंग होता है। जैसे √2 का मान होता है
हम लोग 4 अक्षर तक जानते हैं, 1.1414 इतना हम लोग जानते हैं। लेकिन इसके आगे अगर इसका मान लगातार लिखा जाए तो ये आगे लगातार आती रहेगी, लेकिन कभी कठिनी समाप्त नहीं होगी। इसी प्रकार पाई तो आप जानते हैं, पाई क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। और इसका वैल्यू क्या होता है, हम लोग जहाँ पे जानते हैं 3.14 इतना हम लोग वैल्यू जानते हैं इसका। लेकिन इतने वैल्यू से नहीं होता है, इसका आगे भी वैल्यू होता है, जैसे 3.14, 15, 9265 डैश डैश, यानी आगे भी होते रहेंगे। तो हम लोगों ने अभी परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या के बारे में अच्छे से जान लिया। अब आगे हम चलते हैं। परिमेय संख्याओं के कुछ उप प्रकार होते हैं। क्या होते हैं? उप प्रकार होते हैं। इसमें पहला है हमारा पूर्णांक संख्या। क्या है? पूर्णांक संख्या। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम पूर्णांक संख्या की परिभाषा के बारे में जानते हैं। पूर्णांक संख्या शून्य सहित धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याओं के समूह को शून्य सहित धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे 0, +1, +2 ये कहाँ तक जाएंगे? इनफाइनाइट तक। इसी तरह -1, -2 ये भी कहाँ जाएंगे? इनफाइनाइट तक जाएंगे। इसे हम और भी तरीके से बोल सकते हैं चाहे तो। जैसे कि हम बोल सकते हैं सभी पूर्ण संख्या, जैसे कि 0 सहित गिनती की सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्या। तो सभी पूर्ण संख्याएं एवं सभी ऋणात्मक संख्याएं का समुच्चय क्या कहलाएगा? पूर्णांक संख्या कहलाएगा। आप अपनी सुविधा अनुसार जो परिभाषा चाहे वो याद कर लेंगे। तो एक बार हम बोल देते हैं पूर्णांक संख्या क्या होता है? शून्य सहित धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याओं के समुच्चय को क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या कभी भी दशमलव अथवा भिन्न वाली संख्या के रूप में नहीं हो सकती है। अर्थात हम पूर्णांक संख्या को 0.5 नहीं लिख सकते हैं या 1/2, 3/5 इत्यादि के रूप में कभी भी नहीं लिख सकते हैं। ये सभी पूर्णांक संख्याएं नहीं होती है। नेक्स्ट है हमारा पूर्ण संख्या। कौन सी संख्या है? पूर्ण संख्या, यानी कि होल नंबर। तो आइए हम अब यहाँ पे जानते हैं कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। शून्य सहित गिनती की सभी संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती है। जैसे 0, 1, 2, 3 एंड इनफाइनाइट तक होती चाहिए। ठीक है। शून्य सहित गिनती की सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या कहलाती है। नेक्स्ट है हमारा भिन्न संख्या। कौन सी संख्या? भिन्न संख्या। वैसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं क्या कहलाएंगी? भिन्न संख्या कहलाएगी, जहाँ q कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। भिन्न संख्याओं के कुछ प्रकार होते हैं, जैसे उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, उचित भिन्न और अनुचित भिन्न। तो हम सबसे पहले जानने का प्रयास करते हैं कि उचित भिन्न क्या होती है। तो उचित भिन्न वैसे भिन्न को कहा जाता है जिसमें अंश क्या हो जाए? छोटा हो जाए, जबकि हर क्या हो जाए? बड़ा हो जाए। जैसे 1/2, इसमें अंश क्या है? 1 है और हर क्या है? 2 है। तो यहाँ पे अंश क्या हो गया? छोटा हो गया और हर क्या हो गया? हमारा बड़ा हो गया। तो वैसी संख्या जिसमें अंश छोटा हो जाए और हर बड़ा हो जाए उचित भिन्न कहलाता है। इसके जस्ट अपोजिट होता है अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न में क्या हो जाएगा? हर हो जाएगा आपका, इसमें जो हर है वो छोटा हो जाएगा और अंश क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट है हमारा पूर्णांक संख्याओं को उसके विभाजन वाले गुणों के आधार पर भी वर्गीकृत किया जा सकता है। जो पूर्णांक संख्याएं होती है, ठीक है, उनके विभाजन वाले गुणों के आधार पर भी क्या कर सकते हैं? हम वर्गीकृत कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कि कौन कौन सी संख्याएं इस प्रकार हो सकती हैं। पहला है हमारा प्राकृतिक संख्या अर्थात नेचुरल नंबर। कौन सी संख्या है? नेचुरल नंबर। ठीक है, तो नेचुरल नंबर गिनती की सभी संख्या क्या कहलाती है? प्राकृतिक संख्या कहलाती है। गिनती की सभी संख्या क्या कहलाती है? प्राकृतिक संख्या। जैसे 1, 2, 3, 4 ये कहाँ तक जाएंगी? अनंत तक जाते रहेंगे। नेक्स्ट है हमारा सम संख्या। कौन सी संख्या है? सम संख्या। वैसी संख्या जो 2 से पूरी क्या हो जाए? 2 से पूरी विभाजित होने वाली संख्या। 2 से पूरी विभाजित होने वाली संख्या क्या कहलाती है? सम संख्या कहलाती है। जैसे 2, 4, 6 इत्यादि, है ना।
ये सारी संख्या क्या कहलाएंगी? सम संख्या कहलाएंगी। नेक्स्ट है हमारा विषम संख्या। विषम संख्या क्या होता है? ऐसी संख्या जो 2 से पूरी विभाजित नहीं हो। ऐसी संख्या जो 2 से पूरी विभाजित नहीं हो क्या कहलाएंगी? विषम संख्या कहलाएंगी। जैसे 3, 5, 7, 9 ये सारी संख्या 2 से कभी भी पूरी विभाजित नहीं होंगी। इस प्रकार 3, 5, 7, 9 ये सारी संख्या कौन सी संख्या हो जाएंगी? विषम संख्या हो जाएंगी। इसके आगे है हमारा अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए हम जानते हैं कि अभाज्य संख्या अथवा प्राइम नंबर क्या होता है। अभाज्य संख्या अथवा प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या वैसी संख्या होती है जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड हो सकते हैं। एक तो एक है और एक स्वयं। एक होगा और एक स्वयं। अभाज्य संख्या क्या परिभाषा होगा? वैसी संख्या जिसके केवल और केवल 2 गुणनखंड हो सकते हैं, अथवा वैसी संख्या जो एक और अपने आप से ही विभाजित हो सकती है। क्या कहलाएगी? अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 2, 3, 5, 7, 11 इत्यादि। ये सारी संख्या क्या होगी? अभाज्य संख्या होगी। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन हो जाएगी? इस प्रकार 2 हमारी सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो जाएगी। किसी भी 2 लगातार अभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्तक यानी HCF क्या होता है? 1 होता है। किसी भी 2 अभाज्य संख्या का महत्तम क्या होता है? 1 होता है। नेक्स्ट है हमारा भाज्य संख्या। वैसी संख्या जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं। वैसी संख्या जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं क्या कहलाएंगी? भाज्य संख्या कहलाएंगी। जैसे 4, 6, 8 इत्यादि। जैसे 4 के कौन कौन से गुणनखंड है? 1 से पूरी कट जाएगी, 2 से कट जाएगी और 4 से कट जाएगी। इस प्रकार 4 के कितने गुणनखंड हुए? 3 गुणनखंड हुए, 1, 2 और 4। गुणनखंड क्या होता है? वैसी संख्या जिससे सभी संख्याएं जिससे वो संख्या पूरी क्या हो जाए? कट जाए, गुणनखंड होता है ना। गुणनखंड में क्या होता है? जैसे 4 का गुणनखंड क्या है? 4 एक ऐसी संख्या है जो 1 से भी पूरी कटेगी, 2 से भी कटेगी और 4 से भी कटेगी। तो इस प्रकार दी हुई संख्या जितनी सारी संख्याओं से कट सकती है ये सभी क्या कहलाएंगे? गुणनखंड कहलाएंगे। सबसे छोटा भाज्य संख्या क्या होगा? इस प्रकार हमारा सबसे छोटा भाज्य संख्या हो गया 4। ठीक है, चलिए उसके बाद एक छोटा सा नोट है आपके लिए। नोट ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं। बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें बोला गया है कि छोटी संख्या पूरी तरह से बड़ी संख्या का हिस्सा हो सकती है। कोई भी छोटी संख्या पूरी तरह से बड़ी संख्या का हिस्सा हो सकती है, परंतु बड़ी संख्या छोटी संख्या का कुछ ही हिस्सा होती है। अर्थात सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है। बिल्कुल सही बात है, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है, परंतु सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि पूर्ण संख्या में शून्य भी क्या होता है? शामिल होता है, जबकि प्राकृतिक संख्या में शामिल नहीं होता है। यहाँ तक पूरी वीडियो में अगर आपको कहीं भी कुछ कमी लगी हो तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएंगे, और आपको अगर कोई चीज़ अच्छी लगी हो या आपको कोई सजेशन देना हो तो आप ज़रूर हमें बताएंगे। आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।